हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फूड मैकेनिक्स के अंदर अभी तक जो पढ़ रखा है उसमें प्रेशर, डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिर पॉइजन्स फार्मूला और पॉइजन्स फार्मूला और फिर उसके बाद उसका टर्मिनल वेलोसिटी, इन सब के बारे में चर्चा कर रखा है। आज हम लोग उसको और विस्कोसिटी, इन सब के बारे में देखा था। विस्कोसिटी बेसिकली एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके चलते जब मोशन अगर फ्लो करे तो उसको रिटार्ड करता है, तो उसके बारे में डिटेल में देखा था। तो अभी तक हम ऑलमोस्ट स्टैटिक पर काम कर रहे थे। अब दूसरी बार हम डायनेमिक्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्लो कैसा होता है, मतलब कितने टाइप के होते हैं और उसके चलते और कैसे कैसे उसको हम रिकग्नाइज करेंगे। तो बेसिकली आज हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो और फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या फिर उसके चलते मतलब क्यों स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, तो रिनॉल्ड्स नंबर, और उसके बाद दूसरा आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और फिर बर्नौलीज थ्योरम। ये सब आज टॉपिक कवर करेंगे। तो मेन फोकस होगा हमारा बर्नौलीज थ्योरम पर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम के इक्वेशन क्या क्या है, जैसे वेंचुरी मीटर है या फ्लक्स उसका स्पीड क्या है, ये सब वगैरह वगैरह, ये सब बातें देखेंगे, ठीक है। तो अभी अगर बात करें कि अगर जैसे कोई फ्लो होता है तो कैसे वो डिसाइड होता है कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है और कैसे वो डिसाइड होता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो है। जैसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है कि जैसे नॉर्मल कोई फ्लो ऐसे जा रहा है, इस तरह से किसी पाइप में मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है और यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी है, और इस मॉलिक्यूल्स को ऐसा अगर हम दिखा दें कि अगर ए मूव करेगा तो बी से और बी मूव करेगा सी से, तो ये मस्ट भी है ना कि जब ए से सी आएगा यहाँ से, तो बी जहाँ से पास हुआ है तो उसका प्रीडिसेसर पार्टिकल जो है वो भी वहीं से पास होगा। ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो की खासियत है। तो मतलब पाथ उसका फिक्स रहेगा, पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही पाथ इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, मान लीजिए कि ऐसे आया, थोड़ी देर के बाद ऐसे आ गया, रिवर वगैरह में देखते होंगे, जैसे कि अभी यमुना जी यहाँ पर है तो उनको आप देखेंगे तो गर्मियों के दिन में बीच में कुछ बालू जैसा आ जाएगा, टीला सा पानी, उधर से एक दूसरे के उसके पाथ को, स्ट्रीम को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वैसे फिर क्या हो जाएंगे, टर्बुलेंट फ्लो। वो तो रिवर के आपको समझाने के लिए एक आइडिया दिया गया। वैसे कि जैसे मान लीजिए कि आपके पानी नल में भी जो देखते हैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, कभी कभी देखिए तो मुड़ा हुआ उसका स्ट्रीम ऐसा कुछ थोड़ा रफ़ी टाइप का, मतलब कि उधर से आएगा, छिटका भी थोड़ा पड़ेगा उस तरह का, जैसे कि एक तो सीधा सीधा ऐसा निकल रहा है, कुछ एक ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, इस तरह का हो रहे, तो पाथ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वैसे वो बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, और इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो इस कभी एक दूसरे के पाथ को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो कहाँ से करेगा, जब उसके डेफिनेशन में ही है कि ये बोल रहा है कि अगर एक फ्लो है और पिछला वाला जो मॉलिक्यूल्स है फ्लूइड का, इट प्रीडिसेसर वन, इट विल बी द पास थ्रू द सेम पॉइंट जहाँ से उसके आगे वाला गुजरा है। तो जब उसी पाथ को फॉलो करना, जाना ही है उधर से, तो नहीं करेगा। अच्छा, उसका डायरेक्शन जब हम देखते हैं तो उसके टेंजेंशियल पॉइंट के लिए इस तरह से, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के बच्चे ए हुआ, और टर्बुलेंट फ्लो जैसा नाम से ही लग रहा है, टर्बुलेंट फ्लो किसके पाथ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इस तरह का। तो इसमें फिर क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो का एक डेफिनेशन आप ऐसे भी देख सकते हैं कि पाथ इंटरसेक्ट ना करे, एक लिमिट वेलोसिटी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से अगर वो ऊपर की तरफ फ्लो करे, इस कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी उसको आप बताएंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी अगर उससे ज़्यादा अगर है तो हम उसको कहेंगे कि ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक। और जब क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्टेडी फ्लो है,
और दूसरा एक वर्ड आता है स्टेडी फ्लो, और समटाइम इट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि शांति से अपना गुजर जाए और किसी को पता ना चले, कुछ इस तरह का। मतलब पाथ अपना जैसा है, मतलब आपको पता है कि इधर से ही फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए कि रिवर है, आज भी बह रही है इधर से, कल भी हो रहा है, अचानक किसी दिन तूफान बारिश आया, पूरा नदी हो गया, आपको पता नहीं था, तो फ्लो उधर से निकल, मतलब बारिश का पानी और ज़्यादा आ गया, या रिवर मतलब अनकंट्रोल हो गया, तो उस समय हम आपको उसको क्या बोल सकते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। और स्टेडी फ्लो का मतलब कि उसका पाथ जेंट, मतलब एक जिस पाथ से जा रहा है उसका प्रेडेसर पार्टिकल भी उसी से पास होगा, इस स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर उसके बाद एक लेमिनार फ्लो का कॉन्सेप्ट आता है। तो लेमिनार फ्लो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही है, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी से जब कम फ्लो करे तो उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और बाकी सारा कहानी वही है उसका कि पाथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जेंटल फ्लो करेगा। टर्बुलेंट फ्लो में उसका पाथ उसका इंटरसेक्ट करेगा। तो जैसा नाम से ही लग रहा है कि ट्रबल मेकर है, तो उस तरह से। ठीक। अब एक इसका क्या होता है कि विस्कस प्रोफाइल होता है इसी में। विस्कस प्रोफाइल, इसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल अगर विस्कस है या नॉन विस्कस है, यही दो चीज़ें होगा। तो अगर नॉन विस्कस है तो उसका फ्लो कैसा होगा, और विस्कस है तो वैसा उसका फ्लो कैसा होगा। जैसे कभी वाटर, आप पानी अगर कहीं गिर जाए तो उसका पाथ देखिएगा, मतलब फ्लो करने का उसका हो देखिएगा, और जो नॉन विस्कस है उसका फ्लो करने का देखिएगा। तो जो विस्कस प्रोफाइल में ये दो तरीके के बातें बनते हैं। अगर नॉन विस्कस है इस तरह का, अगर फिर विस्कस है कुछ इस तरह का, ये जो इसका है ना, मतलब इसका स्ट्रेट लाइन है और इसका यहाँ पर देखेंगे तो कर्व होगा। तो नॉन विस्कस और विस्कस में ये होता है, और इसका विस्कस प्रोफाइल के लिए होता है। ठीक है। तो अब क्या है कि आपका लेमिनार फ्लो, या जो जो आपका लेमिनार फ्लो है, या और टर्बुलेंट फ्लो, इसी बात पे डिसाइड होता है कि मतलब कि एक सर्टेन लेवल से मतलब इसका लिमिट में, मतलब इसका जो वेलोसिटी है उस लिमिट को क्रॉस करके उस पर ज़्यादा फ्लो करे। इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। और जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है बच्चों, वो तीन बातों पे डिपेंड करता है। फ्लूइड का डेंसिटी, फ्लूइड का विस्कोसिटी, और तीसरा किस पाइप से वो फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर। वो तीन बातों पे डिपेंड करेगा क्रिटिकल वेलोसिटी। critical velocity depend on neta, डेंसिटी और डायमीटर ऑफ फ्लूइड। तो इसको मान लीजिए ए बी सी भी अगर कह लेते हैं, तो डायमीटर ऑफ पाइप, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और डेंसिटी। तो यहाँ से आप देखेंगे इसको एल टी माइनस वन इक्वल टू के, इसका एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम एल माइनस थ्री, और डायमीटर तो लेंथ हो जाएगा सी। तो यहाँ से तो आपको सी तो पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि नहीं अच्छा एक के है, तो एम है, ओ उसका नहीं लिखा गया पावर, नीटा का, इसका पावर ए है और इसका पावर बी है। तो एम का अगर देखेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू 0, बताइए। दूसरा अगर एल का देखेंगे तो माइनस ए माइनस 3b, इक्वल टू 1, ऐड कर दीजिए तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस ए माइनस 3b
और m वाले में a प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ से 2b, ठीक है, 2b इक्वल टू 1 माइनस 2b। लेकिन यहाँ से b का वैल्यू 1 आना चाहिए था या -1 इस तरह का। b ऐसे है कि हमारा डेंसिटी ना। अच्छा, और देखते हैं और दूसरा इसका t-1 से, t का तो ml t-1 यहीं पर है, तो माइनस a इक्वल टू -1, तो a से a इसका वैल्यू 1 आ गया। a का वैल्यू 1 हुआ तो b का वैल्यू कितना हो गया -1, तो फिर ये कहाँ से दे रहा है 2b, ये गड़बड़ है। फिर डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो L3 है, सही है। और बाकी c का जो वैल्यू है तो उसमें L के वैल्यू में माइनस है, -3b प्लस सी भी है, तभी कहें कि ये गड़बड़ क्यों हो रहा है। तो सी भी होगा, तो v का वैल्यू -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और c का वैल्यू आ जाएगा -1, ऐसा। तो अब सही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि vc क्रिटिकल वेलोसिटी एक कांस्टेंट के जाए होगा और a का वैल्यू 1 नीटा, और उन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव है, तो रो इंटू डी, ये आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है नीटा अपॉन रो बाई डी। तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल, मतलब कि आपको डेटा कभी हो तो के कांस्टेंट का वैल्यू भी गिवन रहेगा और उसका रहेगा। जनरली वो रहता नहीं है, आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो ठीक है, तो इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का ऐसा होगा। फिर उसके बाद आता है एक रेनॉल्ड्स नंबर का। तो क्रिटिकल इस वेलोसिटी से अगर ज़्यादा होगा तो हम इसको बोलेंगे कि इज़ योर दैट is turbulent flow, or when the velocity is the low, means fluid velocity is lower than the critical velocity, we will say that this will be your it will be the laminar flow or streamline flow. Very clear? So we can summarize it. Critical velocity is more than the fluid velocity and critical velocity is less than the fluid velocity. Then in that case fluid will be more than is turbulent, or this will streamline or laminar. लेमिनार, राइट। तो एक टर्बुलेंट फ्लो होगा और दूसरा आपका लेमिनार फ्लो होगा, ठीक है। अब उसके बाद अब दूसरा एक नंबर आता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का। तो रेनॉल्ड्स नंबर में क्या है बच्चों, वहाँ से हम बताते हैं कि एक कैसा, मतलब डेटा, मतलब कौन एक कैलकुलेट करे, और उसमें के का वैल्यू तो आपको वैसे भी क्रिटिकल वेलोसिटी में नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, मतलब जब वो रिसर्च लेवल पे काम करते हैं तब करते हैं। अभी आपको इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोचने को नहीं मिलेगा। हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर की अगर बात करें तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी अभी निकाला तो उससे वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कौन सा डेंसिटी है, रो वेलोसिटी ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप, और फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो उसका जो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू होता है रो वी डी अपॉन नीटा, इस तरह से। तो इसके वैल्यू से भी आप बता सकते हैं कि कब एक टर्बुलेंट फ्लो है और कब एक स्ट्रीम लाइन है या कब अनस्टेबल है। तो बेसिकली रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है, ऐसा नहीं है कि उसका डायमेंशनल फार्मूला 0 हो जाएगा फिर नंबर से, एक उस फिजिकल क्वांटिटी है। तो वो सिग्निफाई करता है कि अगर 0 से 2000 के बीच में हो, 0 से 2000 के बीच में हो तो ये कहलाता है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन फ्लो। और जब 3000 से ज़्यादा हो, मोर देन 3000 लिख देता हूं, मोर देन 3000,
तब ये आपका टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, और इन बिटवीन ऐसा हो तो, ये तो लिखा नहीं, 2000 से 3000 के बीच में हो तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल फ्लो। अनस्टेबल इसलिए कि वो वहाँ से वो स्ट्रीमलाइन में भी जा सकता है या वहाँ से वो टर्बुलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रेनॉल्ड्स नंबर का कहानी था, किसके हेल्प से आप उसको बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात समझ में आया तो आप इसको लिख सकते हैं, इस इंफॉर्मेटिव स्लाइड को, और उसके चलते ब्लर तो नहीं हो रहा बच्चों, ब्लर हो रहा तो बताइएगा मैसेज लिख के। ठीक है, अब देखिए ये सब इतना कहानी जब हो गया, फ्लो वगैरह के बारे में हमने सीख लिया, तब इसका नंबर आता है दूसरा कि जो फ्लूइड है हमारा वो क्या है, क्योंकि आगे हम अब कंडीशन उसमें देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम के लिए जा रहे हैं। तो उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लूइड है उसका नेचर क्या है, मतलब उसको आइडियल हम कब कहेंगे। तो फ्लूइड को आइडियल हम तब कहते हैं कि जब वो इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि अगर हम प्रेशर अगर लगाएं तो ये नहीं कि फ्लूइड कंप्रेस हो जाए, जनरली गैसियस में होता है। आप उसको अगर आप जैसे सिलेंडर है, परफ्यूम है ना, देखते होगे, तो उसको एक बॉटल में बंद कर सकते हैं, प्रेस करो तो पूरा जहाँ तक उसका स्मेल जाए वहाँ तक का वॉल्यूम, तो यानी कि वॉल्यूम कम हो रहा तो डेंसिटी ऑब्वियसली उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा और मास तो फिक्स है तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ये नहीं कि प्रेशर लगा तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाए, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट या फिक्स्ड होना चाहिए एक। दूसरा कि नॉन विस्कस नेचर का होना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन विस्कस का हो, क्योंकि आपको पूरा फ्लूइड उधर ही ऐसे ही बताया। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कोई ना उस पर हमेशा स्लाइड करेगा और रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, लेकिन हम लोग उसको आइडियली एज्यूम करते हैं। इसलिए बच्चों आइडियली एज्यूम करते हैं, जैसे आपको पिछले बताया था लेक्चर में कि जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है 500 न्यूटन का, तो हम आइडियल मान के उसको 50,000 पे कंस्ट्रक्ट ही करना स्टार्ट करते हैं कि बाकी और सब कोई फैक्टर हो तो उसके से वो बच जाए। तो वो आपका आइडियली इसलिए लेते हैं। इसलिए आइडियल फ्लूइड में तो पहले आपने इनकम्प्रेसिबल देखा, दूसरा नॉन विस्कस नेचर का होना चाहिए कि वो अगर मोशन अगर हो तो एक दूसरे पर अपोज ना करे। फिर उसके बाद तीसरा उसका जो निकल कर आता है इस नॉन रोटेशनल। तो नॉन रोटेशनल का मतलब जैसे आप देखते हैं ना, पानी कहीं फ्लो करता है और वॉरपुल जैसा गोल गोल बनने लगता है, या मतलब कि अगर पानी अगर जा रहा है तो घूमने लगे। तो आप फ्लो वाले में कहीं देखिएगा, जो बड़ा सारा कोई रिवर है वहाँ पर, तो ऐसा आपको ये देखने को मिलेगा। तो जो आइडियल फ्लूइड के लिए है तो उसमें आपको ये तीन बातें तो मिलेगा। एक इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक इसके अलावा आप हाँ, तो पहले आपको इनकम्प्रेसिबल जिसका फिक्स होगा डेंसिटी, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, और तीसरा कि इररोटेशनल, और एक इसके अलावा और होता है इनकम्प्रेसिबल हो गया तो उसका डेंसिटी फिक्स है, और नॉन विस्कस है तो नॉन विस्कस है तो वो आपका क्या कहते हैं, फ्रिक्शन ऑफर नहीं करेगा। नॉन रोटेशनल है तो घूमेगा नहीं। और फोर्थ और इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट में मुझे बोलना चाहिए था, स्टेडी फ्लो, जो लेमिनार फ्लो, सॉरी, जो आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए दिखाया था, पाथ इंटरसेक्ट ना करे, मतलब जैसा वो फ्लो कर रहा है वैसा ही फ्लो करे। तो आइडियल फ्लो के 4 लक्षण हैं बच्चों, उसको लिख लीजिए। आइडियल फ्लूइड के ये 4 बात होंगे। पहला पहले उससे कहते स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो। दूसरा इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो having density remains constant, fixed.
रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो डू नॉट इंटरसेक्ट, do not intersect their path, ऐसा। फिर उसका नेक्स्ट था नॉन विस्कस, जो कि इम्पॉसिबल है। नॉन विस्कस फ्लो मीन्स जीरो, ऑफर जीरो फ्रिक्शन, offered zero friction between fluids layer। ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद irrotational flow having zero angular momentum or having no angular momentum। तो ये चार बातें आइडियल फ्लूइड के लिए करते हैं। तो हम जो भी कुछ करेंगे, मतलब कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाएंगे या बर्नौलीज थ्योरम को अगर प्रूफ करेंगे, तो हम इसको कीप इन माइंड ऐसा रखेंगे कि वो आइडियल फ्लूइड मानकर, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व भी कर रहे हैं तो उसमें करेंगे, या वेंचुरी मीटर हो गया या फ्लक्स हो गया, फ्लक्स के लिए हो गया, तो उसमें हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको आप फटाफट आप लिख लीजिए। देखिए, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसके बारे में बच्चों आपको पहले ही बताया, रेट ऑफ फ्लो एक इस तरह का बताया था ना, जो पॉजल्स फॉर्मूला में आया था, रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो आप जैसा जानते थे कि Q होता था और इसमें वॉल्यूम बाई टाइम ऐसा कांस्टेंट होता था थ्रू आउट देयर मोशन, ऐसा मानते थे। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं से इस तरह का फ्लो हो रहा है ऐसा, तो इस समय यहाँ पर सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, यहाँ पर ये V1 से जा रहा है और यहाँ से V2 जा रहा है। तो एक सर्टेन यूनिट टाइम में यू विल सी दैट कि यहाँ से जब यहाँ आ रहा होगा, या ये वाले जब यहाँ से ऐसे आ रहे होंगे इस पॉइंट पर, तो सपोज डेल्टा टी टाइम अगर देखते हैं तो डेल्टा टी टाइम में कितना चलेगा, तो जो इसका वेलोसिटी होगा V2 इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पर V1 इंटू डेल्टा टी, ऐसा। तो हम मानते थे ना कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपको बताया था कि वो पाइप मतलब कि आपका पीवीसी पाइप ले लो या कैसा भी आपका नल का पाइप है, तो आप उसको प्रेस करते थे, उसके एरिया से छेड़छाड़ करते थे, मतलब अगर पीवीसी है तो आसानी से दब जाएगा इस तरह से। तो जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसका जो पानी का जो फ्लो है वो कैसा आने लगेगा बच्चों, तेज आने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता था कि वो ज़्यादा पानी आ रहा है, आपको बताया था टाइम अगर देखेंगे 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड जो पहले आता था, हाँ उसका स्पीड धीमा हो जाएगा। स्पीड अगर मतलब कि धीमा हो जाएगा, वो क्यों कि जब पहले आ रहा था तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्टेन कुछ था, आपने जब उसको एरिया से उसको जब छेड़छाड़ किया, मतलब उसको जब प्रेस किया, मतलब बार बार उसको मैं उसको छेड़छाड़ करने के मतलब टेम्पर उसके उसको क्या करते हैं कि जब उसको हम प्रेस करेंगे तो उसका एरिया थोड़ा कम हो जाएगा। तो एरिया जब कम होगा तो उसके चलते उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। एक्सपेरिमेंटल है तो उसको अब दिखाने की तो ज़रूरत है नहीं, ऐसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप एरिया को कम करेंगे तो उसका पानी ज़्यादा आने लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका मास ज़्यादा आने लगेगा या उसका रेट ऑफ फ्लो बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। उसमें आपका बस यही होगा कि जो फ्लूइड है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो अमाउंट जो आता था वो कांस्टेंट होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो इसको बोलते हैं तो इसको कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों? क्योंकि जो इस पॉइंट पर है
ये पॉइंट अगर कुछ भी आप ले लीजिए, इसको 1 अगर नाम दे दें, इसको 2 दे दें, तो डेल्टा टी में जितना फ्लूइड यहाँ पर फ्लूइड होगा तो वहाँ पर भी इतना ही होगा। जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितना मास यहाँ पर होगा उतना मास यहाँ पर होगा। तो बेसिकली m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m। अब मास क्या होगा, तो मास अगर वो फ्लूइड है उसका डेंसिटी अगर रो है तो डेंसिटी इक्वल मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V1 और डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम V2। तो वॉल्यूम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 और इंटू दैट लेंथ, इतना ही चला होगा ना पानी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना है, मतलब कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये A1 है और यहाँ से ये लेंथ है, तो लेंथ की जगह पे V1 इंटू टी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ से डेंसिटी A1 इंटू V1 डेल्टा टी और रो A2 इंटू V2 डेल्टा टी, ऐसा। तो रो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। बताइए, ऐसा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही है जो मैं अब आप सोच कर देखिए कि और ये वैल्यू कांस्टेंट होगा बच्चों। मतलब जो इसका एरिया इंटू वेलोसिटी होगा वही A2 इंटू V2 इसके लिए होगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो बोलता है कि एरिया टाइम्स वेलोसिटी, कहीं भी एरिया टाइम्स उसका जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। तो एरिया टाइम्स वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, और वेलोसिटी और एरिया कम होगा, एरिया अगर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर आप रिवर का ओपनिंग देखिए जहाँ से रिवर आती है, जैसे फॉर एग्जांपल गंगा जी इज आवर बेस्ट एग्जांपल टू गिव द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्लीज़ इसको ठीक करो भाई। ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहाँ पर होगा जहाँ पर हाँ मैं उसका बात करता रिवर गंगा जी के बारे में। तो जिसे जहाँ से ओपन होते हैं, जहाँ से रिवर ओपन हो रहे हैं, तो विस वेरी 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 नैरो ओपनिंग, सो यू विल सी दैट देयर स्पीड इज़ द वेरी फास्ट। जहाँ से गंगोत्री के टाइम पर की जगह पर देखिए, द फ्लो ऑफ द रिवर गंगा इज़ द वेरी फास्ट एज बिकॉज कि देयर इज द ओपनिंग इज़ वेरी नैरो and the area is the very lesser, so amount will be the same, means rate of flow will be constant since area is narrow, so velocity is the faster, so obviously. And when the comes down at the means that where the plain area, then you will see that there the opening is wide and their river mouth is going to be wide. और जहाँ पर वो तो मिलने वाले होते हैं समुद्र से, तो वहाँ पर आप पाएंगे एकदम बिल्कुल जैसे लग रहा है कि वो उसमें और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, रिवर में और ओशियन में जैसे लग रहा है कि मिला हुआ है। तो जितना एरिया बढ़ते जाएगा वेलोसिटी उतना कम होते जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही बोलता है कि एरिया टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द कांस्टेंट एंड A1 V1 इक्वल टू A2 V2। एक प्री कंडीशन हो गया, एक बात। दूसरा एक तो यहाँ से आपका ये निकल गया कि हाँ, अगर पूछा जाता है कि जितना अगर गहरा आप पानी में जाइए पर्टिकुलरली रिवर के लिए, तो उनका कहता है कि फ्लो वहाँ पर ज़्यादा होता है, ऊपर का फ्लो कम रहता है। तो नीचे की तरफ क्या होगा कि उसका एरिया का वैल्यू या बस उल्टा बोल गया, मतलब कि एरिया नीचे की तरफ ज़्यादा होता है तो उसका आप देखेंगे कि वेलोसिटी कम होगा गहरा जाते हैं तो, और ऊपर की तरफ ज़्यादा वो फ्लो हमें करते हुए दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका ओपनिंग एरिया कम होगा, तो इसलिए वो ज़्यादा आपको दिखाई पड़े, मतलब वो करने का। तो समझ में आए, अगर गहरा होगा तो उसका डिक्रीज़ करते जाएगा और उसमें से आपको इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो मतलब ये सिंपल सी बात है कि एरिया का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज़ करा और वेलोसिटी अपने आप इंक्रीज डिक्रीज़ होगा। अगर उधर होता है तो आपका क्या कहते हैं, मतलब कि जहाँ पर एरिया का वैल्यू कम होता है तो वहाँ पर उसका वेलोसिटी का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, जैसे ओपनिंग वाले के लिए आपको बताया। तो अगर आप इसमें अगर देखते हैं कि अगर डीप अगर जाते हैं तो उसका एरिया का वैल्यू डिक्रीज़ करता है, या मतलब कि उसका स्पीड अगर डिक्रीज़ करता है तो ऑब्वियसली बात है कि एरिया बढ़ गया होगा वहाँ पे।
ठीक है, तो ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में था, तो चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। अब आते हैं बर्नौलीज थ्योरम में। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम कहिए या प्रिंसिपल कहिए। देखिए, बर्नौलीज थ्योरम में क्या है कि अगर हम एक आइडियल फ्लूइड लेते हैं, एक आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड में तो ये सब अपने आप हो गया, स्टेडी होना चाहिए और साथ ही साथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस, ऐसा। तो एक अगर आप ऐसा बनाइए जैसे कि अगर कहीं फ्लो कर रहा हो इस तरह से, और यहाँ से ऐसा हाइट ले लीजिए, कुछ एक ग्राउंड से है, तो मान लीजिए कि h1 है हाइट और यहाँ से h2 हाइट है। अब कोई रिवर, कोई फ्लो कर रहा होगा, इसका डेंसिटी रो है, तो तभी होगा ना कि जब इस पॉइंट को 1 कहते हैं, इस पॉइंट को 2 कहते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर P1 होगा और यहाँ पर प्रेशर P2 होगा। ठीक, तो P1 से P2 अगर जा रहा होगा तो तभी ये पॉसिबल है जब P1 इज ग्रेटर देन P2। बताइए बच्चों, ये तभी पॉसिबल है ना इसका फ्लो, कि जब P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा तभी ये होगा। तो उसमें इस समय का वेलोसिटी से इसका V1 है, सब कुछ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसा। यहाँ पर V1 है और यहाँ से जब निकल रहा होगा तो इसका V2 है। ठीक, तो इतने टाइम में, मतलब कि यहाँ से डेल्टा टी टाइम में लगा होगा, तो V1 इंटू डेल्टा टी और यहाँ से V2 इंटू डेल्टा टी, इस तरह का कुछ होगा। तो इसमें अगर फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी देखा जाएगा तो क्या होगा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, हम यही बोलेंगे ना 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बताइए, ये सिंपल सी बात। और यहाँ से ये जो मास m1 और m2 हो रहा है और m के इक्वल होगा, तो कोई भी एक मान लो, कोई भी एक मान लीजिए कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी तो रो हो गया और वॉल्यूम के जगह पे एरिया इंटू लेंथ, तो A1 और लेंथ के लिए V1 इंटू डेल्टा टी। एक भी कोई जगह m1 के स्क्वायर में ऐसा होगा, तो इसीलिए उसको m मान लिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका लिए क्या होगा mgh। ठीक, mgh, तो m वहाँ से उसको वैल्यू रखेंगे। ठीक बात है, ये तो समझ में आ गया। तीसरा कि जो इसमें चेंज इन ऐसा हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है, हमें पता है ना कि जो उसका वर्क डन होगा वो इसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा होगा। अब यहाँ पर सोचा जाए कि वर्क डन क्या हो रहा है, तो वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रेशर इंटू, मतलब कि जो एक फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स इंटू एरिया, सॉरी, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा, मतलब कि सिंपल वर्क डन का मतलब क्या है कि आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आपका वो तो ले लेंगे कि V1 इंटू डेल्टा टी लोग, लेकिन जो चेंज इन प्रेशर हो रहा होगा या फोर्स सिंपल लग भी रहा होगा, वहाँ पर क्या लग रहा होगा P1 माइन, मतलब कि चेंज इन प्रेशर इंटू उसका अगर एरिया करें वहाँ पर A1, तो P1 माइनस P2 इंटू A1 के लिए कुछ ऐसा होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है V1 इंटू डेल्टा टी कर लें। तो यहाँ पर इसी बात को अगर लिखें कि वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और ये जो वर्क डन है बच्चों, ये P1 माइनस P2
इंटू उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 कर लें, और जो डिस्प्लेसमेंट है V1 इंटू डेल्टा टी, ऐसा। तो आपको एक बार और कुछ लिख कर देखें उस मास को कुछ, तो P1 माइनस P2 A1 V1 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 रो, m के जगह पर ये बोला था कि इधर आप m1 और m2 कर लीजिए, रो A1 V1 डेल्टा टी कर सकते हैं। तो A1 V1 डेल्टा टी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो A1 V1 इंटू डेल्टा टी इंटू GH। तो A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, ये तो निकल लिए। तो बचा हमारे पास क्या क्या, तो अगर इसमें देखेंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 माइनस V1 प्लस रो GH। तो इसको और अच्छे से साफ सुथरा लिख लिया जाए। तो हमारे पास क्या क्या बचा बच्चों, ये P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो GH, यही बचा। अच्छा, इसमें 1 को एक तरफ कर लिया जाए क्या, इसमें आप देखेंगे कि P1 प्लस ये हाफ रो V1 स्क्वायर है, तो इसको इधर कर लेते हैं, ऐसा। अच्छा, उसमें तो एक और ये रह गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज लिखे थे यहाँ पर mgh तो बच्चों ऐसा होगा ना, H2 माइनस H1, ये तो इसको लिखा ही नहीं, mg H2 माइनस H1, फिर क्या होगा कि यहाँ से H2 माइनस H1 और यहाँ से H2 माइनस H1 और फिर यहाँ से दिस H2 माइनस H1। अब कंप्लीट हुआ। अब H1 को इधर लेकर आइए, रो जी H1, तो यहाँ से कर लेंगे रो जी H1 इक्वल टू 1/2, या P2 वाला जो पार्ट है, ये जो P2 है उसको उस साइड में भेज दें, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ऐसा। तो इसमें क्या होता है कि ये जो P1 है, P1 को आप P लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जैसे ये चीज़ आप देखेंगे, इसका क्या मतलब है, बर्नौलीज थ्योरम का मतलब ऐसा रहता है। तो इसमें बोला जाता है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द कांस्टेंट। बेसिकली जैसे कि आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी था, वो कंजर्वेशन ऑफ क्या था, मास था। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये याद रखिएगा। मल्टीपल चॉइस में कभी कभी 2-3 को दे देता है, तो यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आपको वो सब क्लियर रहेगा। तो बर्नौलीज थ्योरम बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपसे इसमें अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द बर्नौलीज थ्योरम, तो हम कहेंगे कि हियर कि सम टोटल ऑफ द स्टेडी फ्लो, अगर स्टेडी फ्लो का मतलब ये आइडियल फ्लो है, स्टेडी फ्लो इन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस, तो उस तरह का तड़का लगा दीजिएगा, हैविंग सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, सो इट इज द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, P को यहाँ पर प्रेशर एनर्जी, इसको तो आप काइनेटिक वाला मतलब यहाँ से mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर, तो उसके जगह पे रो है, तो काइनेटिक एनर्जी और यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम कांस्टेंट रहता है। अच्छा, इसमें भी एक बात है कि P प्लस रो जी एच वो स्टैटिक एनर्जी होता है, ये वाला मतलब इसमें 2-3 टर्म है ना, तो आपको P प्लस रो जी एच, तो स्टैटिक पार्ट है इसका, क्योंकि प्रेशर के उसके डिफरेंस के चलते उसमें आता है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, तो इक्वल टू आप कह सकते हैं कि स्टैटिक एनर्जी प्लस
काइनेटिक एनर्जी, इस तरह का। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है इसका, प्रेशर हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड या पोटेंशियल हेड। काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड और प्रेशर हेड। तो क्या है बच्चों, उसका हाइट से मतलब रिलेटेड जैसा हेड वो इंडिकेट कर ही रहा है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे P बाई रो जी प्लस 1/2, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से वी स्क्वायर प्लस एच इज कॉन्स्टेंट, ऐसा। तो इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, या इसको आप वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पोटेंशियल हेड। ठीक है, तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी हेड या पोटेंशियल एनर्जी हेड, इन सबों का तीनों का सम टोटल ऐसा रहता है। ठीक है, तो कभी कभी इसका पर यूनिट वॉल्यूम भी या पर यूनिट वेट भी, ऐसा भी उसको उसमें कर लेते हैं, तो वहाँ से मिलकर आता है। तो ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम के लिए है। तो इसको चाहें तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, आराम आराम से पॉज कर लीजिए। यहाँ पर इस स्लाइड को हट जाऊँ क्या? यहाँ से आपको नेक्स्ट करते रहेंगे। ये तो अब इतना एनफ समय है, फिर यहाँ से लिख लीजिए, फिर अब यहाँ से ऐसे लिख लीजिए। इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं कि जैसे ये वाला स्टैटिक एनर्जी आपको बोल गया, ये स्टैटिक प्रेशर आप इसको लिख लीजिए, और डायनेमिक प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी तो वो हाफ रो वी स्क्वायर इसको नाम देना है तो दे ही सकते हैं। हाँ, ये चलो, ये तो पॉज करने का एक आप लोग को एक फ़ायदा मिला कि इसमें इसको स्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं, और इसको आप डायनेमिक प्रेशर बोल सकते हैं। इस वाले को डायनेमिक प्रेशर बोल सकते हैं, और इस P प्लस रो जी एच को आप स्टैटिक प्रेशर बोल सकते हैं। प्रेशर था, एनर्जी नहीं। ऐसे बोलने की सब टर्मोलॉजी है, अगर बर्नौलीज थ्योरम में जाएंगे तो वो आपको मिलते जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, इसके बाद इसको लिख लेना है तो इसको लिख लीजिए। देखिए, इसके बाद स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसका एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम का। इफ्लक्स, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ इस तरह का है, और यहाँ पर एक हल्का सा ऑरिफिस जैसा एक होल मान लीजिए, ऑरिफिस उसको बोलते हैं, और यहाँ से कोई लिक्विड है H। तो कोई भी लिक्विड यहाँ पर है तो वो क्या होगा कि बाहर ही निकलेगा। तो बाहर निकलेगा किस स्पीड से आएगा? V इक्वल टू √2GH, ये अल्टीमेट मिलेगा, मतलब ऐसा होता है। लेकिन अभी हम लोग उसको जब कुछ निगलेक्ट करेंगे, ऑरिफिस इज़ वेरी स्मॉल, मतलब इस सब से इसका एरिया कह लीजिए कुछ A1 है, और इसका एरिया सपोज A2 है। तो हम अगर कह लें ऐसा कि A1 इज़ मच लेस देन A2, इस तरह का। तो यहाँ का कुछ प्रेशर होगा P2 और यहाँ से P1। अगर ये क्लोज है तब अभी ऐसा, अगर ओपन रहेगा तब ये P1 P2 हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपन है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों कैंसिल कर देगा। जहाँ पर ओपन होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह लगता है ना। If the orifice is equal, then what will happen? It will be apply the pressure from this hole, and when it is the open, so it will be also apply the from that somewhere
means the upside from the top of the side, then you can say that it will be the cancel out air pressure. When the moment it is the close, yes, this is the different scenario. So first we will discover that there it is closed, and what will happening to there the speed of the, means at what velocity it will be come out. Means here is say V1, and here is the this orifice of area is A1, and their opening part is area is A2, and pressure is somewhere is P2, and here is a P1, right? And you may say that ki P1 minus P2 is equal to rho GH, or yes, and before that you can here say that ki there is the velocity is V2. So V2 you will find that almost static, means कि whenever you see that कि कहीं पानी अगर भरा हुआ है और कहीं एक होल से निकल रहा है, और कहीं से जहाँ से अगर होल अगर है, तब इस तरह का कुछ टैंक वगैरह देख लीजिए, और यहाँ से ऐसा होल ऐसा निकल रहा है अगर v वेलोसिटी, तो उसको जब आप पाएंगे ऊपर वाले का ऐसा, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट शून्य होगा। वो क्यों होगा? और ओरिफिस वो बहुत छोटा होना चाहिए, कंडीशन है, तो वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कंडीशन है फॉलो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर A1 V1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएं, A2 V2 ऐसा होगा। सो यहाँ से V1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? A2 बाई A1 इंटू V1। अब देखिए A1 इज मच मच लेस देन A2, तो A1 अपॉन A2 इज मच मच लेस देन A1। तो ये जो वैल्यू है बहुत कम है, और V1 कितना भी ज़्यादा होगा तो उसके कंपेयर में V1 दोनों लिख दिया, V2 कुछ इस तरह का होगा। तो आप ये बहुत ही कम है या ऑलमोस्ट मच मच लेस देन 1 है, तो V1 का वैल्यू क्या होगा? ऑलमोस्ट आप शून्य उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम अगर यहाँ पे लगाया जाए तो यहाँ से हम बोलेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इस प्लस रो G, यहाँ का हाइट कुछ भी आपको लेना है, मतलब अगर H में डिफरेंस बोला हूँ तो मान लेते हैं कि ग्राउंड से इसका Y1 हाइट होगा और इसका Y2 हाइट होगा, क्योंकि तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे। इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर रो G Y2। ठीक है, तो उसमें हमें अगर P1 माइनस P2, और हम इंटरेस्टेड हैं उसमें से V1 निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आएगा, इसको हटा लें, टैंक को समझ में आ गया होगा। तो जब इसको आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो P1 माइनस P2 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ऐसा। ऐसे P2 माइनस P1 ही कर देना चाहिए था उसी साइड पे, और वहाँ से करते तो 1 के साइड में किया, 2 के साइड में करना चाहिए था। 2 के साइड में कर लीजिए, क्योंकि उससे आसान होगा लिखना, फिर उसको दूसरे साइड में लेके जाना पड़ेगा हमें। तो इनको बच्चों हाफ रो V1 को लेकर आ जाओ इधर V2 स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस वहाँ से रो G Y2 माइनस Y1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा H, और 1/2 रो, वहाँ से आप क्या करिए कि V1 चाहिए, स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन V2 स्क्वायर ओवर V1 स्क्वायर, ऐसा, और इक्वल टू P2 माइनस P1 और प्लस रो G H हो जाएगा। H क्या था? Y1 और Y2 का ही था ना, जहाँ पर होल बनाया गया था, तो वहाँ पर उसका वैल्यू जब आप लिखेंगे, और V1 बाई V2 के जगह पर कितना है, ये क्या है, V1 बाई V2 के जगह पर, या V2 बाई V1 के जगह पर A1 बाई A2 लिख सकते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमें क्या चाहिए, V1 कॉमन लिए हैं तो V2 स्क्वायर बाई V1, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, A1 बाई A2, ये चीज़ यहाँ से अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आइए, यहाँ पर थोड़ा मेसी हो गया है, तो आगे अगले पेज पे चले जाते हैं। तो 1/2 रो V1 और 1 माइनस जो यहाँ से V2 बाई V1 स्क्वायर,
और वहाँ से जो 1/V2/V1 था तो उसके जगह पे A1/A2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से P2 माइनस P1 तो चल ही रहा था, प्लस रो जी एच आ रहा था। अब देखिए इसको कि अगर रो 1/2 को इधर भेजेंगे और उसको डिवाइड करेंगे तो V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये ऐसा P2 माइनस P1 इंटू 2 अपॉन रो, प्लस रो से डिवाइड करेंगे तो 2GH, ये चीज़ है। तो वेलोसिटी जो फ्लक्स से बाहर निकल रहा था वो इसका बताने का बारी आ गया। जो फ्लक्स वगैरह आप देखते हैं ना अपने घरों में, वही वाला है इस तरह का। तो वहाँ से अगर एक ये तो ऐसा वो होगा उसका कि अगर डेंसिटी है या उसका कुछ मतलब प्रेशर का डिफरेंस है P1 P2 तो उस तरह से होगा। लेकिन अगर ओपन है, ये अगर ओपन है ऊपर से और यहाँ से ये भी ओपन है तो हम V1 इक्वल टू फटाक से बोल सकते हैं ना 2GH। तो जो थर्ड इक्वेशन से आता था कि फाइनल उसका इनिशियल वेलोसिटी इस तरह का अगर ड्रॉप कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप कर रहे हैं तो कितने स्पीड से होगा, तो √2GH होता था। तो वैसा ही इसमें भी आ रहा है। तो ऐसा हमने क्वेश्चन लिया है और उसको आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया? ये समझ में आया तो आप इसको फटाक से लिख सकते हैं। तो इसको अपना पॉज करके लिख लीजिए या यहाँ से लिख लीजिए, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, ये जम्पसन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आते हैं द वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज नॉट द, क्या था, कोई डिश वगैरह है क्या, मंचूरियन, तो वेंचुरियन। तो वेंचुरी मीटर वैसा है। वेंचुरी मीटर बच्चों एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पर कहीं भी गैस पाइपलाइन है या कोई भी फ्लूइड जैसा है या वाटर पाइपलाइन है सप्लाई का या मिल्क का पाइपलाइन है, जहाँ पर बड़े बड़े या ऑयल का होगा, जहाँ पर फ्लूइड फ्लो करता है वहाँ पर इनका यूज़ होता है। वो क्यों? कि फ्लूइड को फ्लो करने के लिए उसमें प्रेशर का बड़ा रोल होता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, तो अगर प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो जो उसके इंजीनियर होंगे तो यही सब चेक करते होंगे कि भाई फ्लो ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं ज़्यादा तो प्रेशर नहीं बढ़ गया कुछ जिसके चलते पाइप ही ना फट जाए। तो इसीलिए इसका बहुत ही उसमें रोल है कि उसका प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है, तो और फ्लूइड को फ्लो करने में एक इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो जिसके चलते हम कह सकते हैं कि वेंचुरी मीटर उसमें एक ऐसा है। तो वेंचुरी मीटर में क्या है, अच्छा उसमें आपको वेंचुरी मीटर समझने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जो बर्नौलीज थ्योरम लिखे थे ऐसा P इक्वल टू प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। लेकिन अगर पाइप अगर हॉरिजेंटल हो वो तो उसके लिए था ना, इफ पाइप इज हॉरिजॉन्टल देन व्हाट विल हैपन, H1 इक्वल टू H2 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो अपने आप निकल जाएंगे ऐसा। तो वेंचुरी मीटर तो वैसे ही कुछ होगा। देखो वेंचुरी मीटर होता कैसे है कि यहाँ पर ऐसा है, ऐसा फ्लो है और उसको एक यहाँ से एक ट्यूब से ऐसे लगा होता है ये चीज़ ऐसा, और यहाँ से कोई कुछ भी फ्लो करता है तो यहाँ पे लगा देते हैं इसमें। तो क्या होगा कि जब इसका ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये लिक्विड कहीं ऐसा मार्क कर देता हूँ, ये हाई प्रेशर है P1 यहाँ पर और इस पॉइंट पे P2 है। तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2, तो इसको ज़्यादा प्रेस करेगा और उसके मुकाबले ये ज़्यादा यहाँ पर रहेगा। तो जो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द लिक्विड दिखाई पड़ रहा है ना H, तो इसमें अलग लिक्विड रहता है। ये नहीं कि वहाँ से कहता तो मिक्स हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। वाटर ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, अगर गैस है तो वाटर ले ले, मतलब ऑयल है तो वाटर ले लीजिए क्योंकि इसके ऊपर तैरते रहेगा। तो उसको आप रो से रो डैश कह लीजिए, वहाँ पर उसके लिए है।
तो इस तरह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसा होगा। तो वेंचुरीमीटर के लिए ऐसा इसमें रहता है P1 माइनस P2। तो ठीक है, तो अब यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस होगा बच्चों यहाँ से, तो पहले ही लिख दे रहा हूँ इसको, P1 माइनस P2 के जगह पे बेसिकली तो वही प्रेशर मेजर करना है, और यहाँ का रो डैश मतलब कि जो फ्लूइड होगा, हमने अब देखा था यूट्यूब वाले में और आप यूट्यूब पे ही देख रहे हैं इस रो जी एच, ये हाइट कितना होगा हम उसमें अगर हैं तो निकालना चाहते हैं तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो डैश जी एच, ये हो गया। अब हम उसको लगाए मीन्स ये P1 माइनस P2 के लिए लगाए कि उसका मतलब हम इंटरेस्टेड है कुल मिलाकर एच निकालने के लिए। सीधी बात तो ये है कि क्योंकि हम प्रेशर मेजर ही कर रहे हैं, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। एच तो घर चला गया, उसके इधर कर लिया। तो इसमें जब आप मिलेंगे, यहाँ से आप जब इसको लिख पा रहे होंगे, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे इसको, रो डैश जी एच, और यहाँ से इनका है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चाहो तो आपको इसमें से कोई भी एक कॉमन ले लीजिए, मतलब कि एरिया के लिए वो होता ही है। जैसे वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ना कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो वहाँ से आपको जो मर्जी अगर हटाना है, सपोज़ अगर आप V1 कॉमन लेते हैं तो V1 या सिंपल ऐसा लिख लो, V1/V2 इक्वल टू A2/A1, ये तो होगा ही होगा, कभी भी होगा। तो वहाँ से V2 को ही कॉमन ले लिया, तो V2 स्क्वायर 1 माइनस, तो वहाँ से V1/V2, तो यहाँ से A2/A1, तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ऐसा होगा। फिर इसका आप कुछ और LCM वगैरह ले लीजिए, तो उधर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि रो जी एच रो डैश इक्वल टू 1/2 रो V1 स्क्वायर, और यहाँ से वहाँ से क्या आया था V2/V1, तो हाँ इधर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 आएगा। तो मान लीजिए कि V1 ही निकाल लेते हैं, तो मतलब यहाँ से आप H निकाल सकते हैं। अगर वो आप उसके अगर हाइट मांगता है वेंचुरीमीटर का कितना होगा, तो आप इसके लिए कभी भी ऑन है। और यहाँ से आपको V1 निकालना है, तो 2 टाइम्स ऑफ रो जी A1 स्क्वायर है बच्चों ये, अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसा होगा, है ना। हाँ, इसमें फ्लो के लिए बातों करते हैं कि मतलब रेट ऑफ फ्लो बताओ। तो रेट ऑफ फ्लो इक्वल टू, यहाँ से हम क्या बोलेंगे, A1 V1 ऐसा बोल सकते हैं ना। तो A1 तो A1 है, और V1 के जगह पर ऐसा लिख ले कि 2 रो डैश जी A1 स्क्वायर, A1/A2 आया था या A2/A1 आया था, देखना पड़ेगा, A2/A1 था ना। और यहाँ पर V2 कॉमन फिर तब आएगा ना, V2 है, ये देखो बच्चों V2 है। तो उस स्लाइड चेंज में गड़बड़ी हो गया है, तो इसको आप V2 कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि मतलब कि जो बताना चाह रहे हैं वो निकल कर आएगा। तो A2 इंटू V2, तो यहाँ पर A2 कर लीजिए, और यहाँ से A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो जो पूछेगा तो कभी भी आपका ऑन ही रहेगा, निकाल लेंगे आप उसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा A2, और V2 के जगह पे ये पूरी कहानी, और A1 स्क्वायर यहाँ से है तो रूट के बाहर होगा, तो A1 A2, और यहाँ से 1/2 रो डैश जी अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो कुल मिलाकर जो वेलोसिटी V2 है A1 A2 अंडर रूट ऑफ 2 रो डैश जी A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। मतलब एक तरह से वेंचुरीमीटर का आपने उसमें रेट ऑफ फ्लो मांगा, तो उसका रेट ऑफ फ्लो आप उसका निकाल सकते हैं। और उसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड का क्या होगा वो देख सकते हैं। एच तो गायब नहीं हो गया है पूरे इसमें, जी एच वाला था ना, हाँ वो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ये एच उसमें गायब हो गया, ऐसा। तो एच अलग से और मेंशन कर लीजिए। तो ये बात था बच्चों वेंचुरीमीटर के लिए। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा।
अगर इसमें से कुछ अभी रह गया होगा तो बताइएगा। तो इसको चाहें तो आप लोग वेंचुरीमीटर को फटाफट लिख लीजिए। एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि इज़ अ डिवाइस फॉर यूज फॉर, it is the device is used for, it is the device they use for the your measuring the pressure, प्रेशर मेजर करने के लिए है। फिर यहाँ से अगर देखते हैं तो उसका रेट ऑफ फ्लो, मतलब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, सिंस से हॉरिजेंटल होता है तो उसका वहाँ से निकाला और H1 H2 गया। तो इसमें से और जो इसमें जो वेंचुरीमीटर में जो लिक्विड जो प्रेशर मेजर करते हैं उसमें हम दूसरा उसका डेंसिटी डालते हैं। तो वहाँ का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा, जो हम जानते हैं रो डैश GH, जो स्टैटिक प्रेशर के लिए भी यूज़ में देखते थे, और हाफ रो V2 कॉमन लिए। तो वहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर लगाएंगे A1/A2/V1², अगले स्लाइड में देखिए तो ऐसा होगा। तो इसका वेलोसिटी आ गया दूसरे पॉइंट पे, रेट ऑफ फ्लो A2 × V2, जो वहाँ पर इसमें H आपको अलग से मार्क होके दिखाई दे रहा है जो छूट गया था, और उसमें A1, तो इसका वैल्यू जब निकालें और A1 को ऐसा लिखा तो कुछ ये लास्ट में आ गया। तो इन बातों को लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए बच्चों, अभी हम ओपन हो हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो अभी तक आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ कि सो फार व्हाट वी डिस्कस्ड मीन्स काइंड ऑफ फ्लो क्या होता है, मीन्स की स्टेडी फ्लो एंड लेमिनार फ्लो और योर टर्बुलेंट फ्लो। एक तो वो देखा कि कब टर्बुलेंट फ्लो होता है, जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है टर्बुलेंट फ्लो, और क्रिटिकल वेलोसिटी से जब कम होता है तब होता है। क्रिटिकल वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला देखा। फिर उसके बाद एक रेनॉल्ड्स नंबर करके देखा कि उसमें क्या होता था, इसमें होता था कि जब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ज़्यादा होता था 3000 से, उसका वैल्यू तब रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 3000 से ज़्यादा होता था, टर्बुलेंट फ्लो होता था। जब वो 2000 से नीचे होता था तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता था, और जब 2000 और 3000 के बीच में होता था तो उसका वैल्यू एक अनस्टेबल फ्लो में आता था। फिर उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताया, A1V1 = A2V2। फिर उसके बाद बर्नौलीज प्रिंसिपल बताया कि इसमें सम ऑफ द टोटल एनर्जी मीन्स प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है, और करस्पॉन्डिंग उसके हेड्स बताएं। P/ρ इज द प्रेशर हेड, V²/2GH is their kinetic head or velocity head, and after that the potential head is the simply H divided by the ρg. You will get the same thing, their heads corresponding. And in the equation of continuity, conservation of mass, and Bernoulli's theorem or Bernoulli's principle is a conservation of your energy. तो इन दोनों के लिए फिर उसमें हाफ मतलब ρgH और प्रेशर वाला जो पार्ट है, मतलब P प्लस हाफ ρV² प्लस ρgH। तो उसमें 3 टर्म में से 2 टर्म P प्लस ρgH इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, उसको मैंने एनर्जी बोल दिया था। तो P प्लस ρgH और दूसरा प्लस हाफ ρV² इज द योर डायनेमिक प्रेशर। तो और बाकी का फिर वेंचुरीमीटर देखा, और उसके पहले फ्लक्स का स्पीड देखा। तो अब आइए, अब इनको समझते हैं कि क्वेश्चन इतना होने के बाद या कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब क्वेश्चन को लेते हैं। तो एक NCERT का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फिगर A एंड B, कह रहा है कि स्टडी फ्लो ऑफ द नॉन विस्कस लिक्विड, विच ऑफ द 2 फिगर इज इनकरेक्ट एंड वाई। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि इस बार मैंने नीचे की तरफ बनाया था तो उसको ज़्यादा लिक्विड को उसको करके रखता, खैर यहाँ पर अभी बनाया है। तो इसमें ये चीज़ यहाँ से सपोज P1 है और यहाँ से P2 है, तो आप जानते थे ना कि फ्लो कब होगा, P1 इज़ ग्रेटर देन P2। जब P1 इज़ ग्रेटर देन P2 होगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ये वाटर कॉलम को ज़्यादा यहाँ पर रेज करेगा ना, शूट करेगा। ये दिख ही नहीं रहा है, अच्छा ये बच्चों यहाँ पर जो बना हुआ है तो इसमें वाटर ज़्यादा आएगा, लेकिन इसमें कम दिखा रखा है। अगर आप देख पा रहे हो इसका, देखिए लेवल यहाँ पर इतना है और इसमें लेवल उसका वहाँ पर इतना है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था ना। तो ये वाला करेक्टली ये वाला सही दिखाया है और ये वाला गलत है, क्योंकि प्रेशर P1 इक्वल ग्रेटर देन P2। तो काइंड ऑफ वेंचुरीमीटर में हमने आपको ही बताया था अभी कि उसका प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसमें उसका
अपवर्ड मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि लार्ज ओपन टैंक हैज़ द टू होल्स इन द वॉल, वन इज द स्क्वायर होल साइड L and depth y from the top and the other is circular hole of radius r is the depth 4y of the top. When tank is completely filled with the water and the quantity of water is flowing out per second from the both holes are the same. मतलब रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहा है कि उन दोनों में सेम है, मतलब A1 V1 इक्वल टू A2 V2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? तो पहले अपने लिए एक टैंक बना लिया जाए, लार्ज ओपन है, और तो ओपन है तो यहाँ से वो अभी जो फ्लक्स वाला जो देखे थे, जब P1 इक्वल टू P2 होता था तो हमारा जो वेलोसिटी होता था, जो ऑरिफिस से जो वेलोसिटी निकल रहा था, इसका रो 2gh ऐसा होता था ना बच्चों, बताइए ये चीज़। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो होल है, एक तो y डेप्थ पर है नीचे, और दूसरा क्या है कि 4y डेप्थ पर नीचे है यहाँ पर। तो y डेप्थ जो नीचे है उसका द स्क्वायर होल साइड L इज द डेप्थ y। तो यहाँ पर स्क्वायर होल है ऐसा, और यहाँ पर है तो सर्कुलर वाले में, तो यहाँ से कुछ निकल रहा होगा V1 और यहाँ से निकल रहा होगा V2 इस तरह का। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि A1 V1, और उसमें बोला है रेट ऑफ फ्लो दोनों का इक्वल है, तो हम यहाँ से तो बोल ही सकते हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कहाँ से? पानी निकल रहा है वहाँ से, वेलोसिटी वाले यहाँ का ऊपर का नहीं, इन दोनों का रेट ऑफ फ्लो इक्वल है। तो इन दोनों का रेट ऑफ फ्लो इक्वल है, तो इसमें आपको यही बताया था कि V2 वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, क्योंकि सिंस वो ओपन है, क्वेश्चन में मेंशन है ओपन टैंक, यस। तो ओपन टैंक में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से ऐसे लगा रहा था, और जो होल में है वो भी इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा, तो दोनों का प्रेशर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई अगर क्लोज होगा तब तो उसका लिक्विड के चलते वहाँ पर उसमें एक्सटर्नल प्रेशर वो कर रहा होगा, अब तो खाली लिक्विड कॉलम के चलते देखा जाएगा। तो यहाँ से इसका जो वेलोसिटी होगा बच्चों अंडर रूट 2g(y), और V1 जो वेलोसिटी होगा अंडर रूट 2g(4y)। सिंपल सी बात है ना, कि जो आपको बताया था कि अंडर रूट 2g जितना हाइट हो नीचे की तरफ होगा, तो अंडर रूट 2g(y) अंडर रूट 2g(4y)। तो A1 के जगह पे इसको रख लो आप, तो V1 वाला सर्कुलर में है तो इसी का रेडियस मांगा है, R बताना है यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, पाई R² इंटू V1 के जगह पे अंडर रूट 2g(4y), और A2 इसका स्क्वायर है, लेंथ L है, इसका लेंथ L है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L स्क्वायर, और V2 हम उसके लिए देखने जा रहे हैं, नहीं उसके लिए देखने नहीं जा रहे, V2 का तो वैल्यू पता ही है हमें, ये लिखा है अंडर रूट 2g(y) ऐसा। तो इसमें क्या होगा कि R का वैल्यू चाहिए था, तो अंडर रूट 2g(y) को तो घर भेज दें, और यहाँ से कितना बचेगा, केवल 2, तो 2 पाई R²। आफ्टर द कैंसिल होने के बाद बच्चों ये पूरे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, रूट 4 बचेगा, और रूट 4 का वैल्यू तो बचपन में सीख लिया था 2 होता है, इक्वल टू L²। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, L² ओवर 2 पाई का स्क्वायर रूट, तो L ओवर 2 पाई ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आया? तो समझ में आया तो इसको फटाफट उसको चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, और ये इनको मैं तब तक बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि वाटर स्टैंड ऑन द हाइट h in a tank whose side wall are the vertical, a hole is made on the wall at a depth h below the water surface. Okay. So find at what distance of the foot of the wall does the emerging stream of the water strike the floor. For what value of h this is range is maximum? Can the hole is made another depth so that the second stream has the same range? Okay, let's see that what is going on. Is first saying that कि water stand height h. Water stand at a height h means water is large enough ऐसा है, और उसमें हाइट h है, मतलब पानी यहाँ पर पूरा भर के रखा हुआ है,
और हमको होल बनाना है यहाँ पर ऐसा, या नहीं, हमको होल नहीं बनाना है, वो बोल रहा है कि कहाँ पर एच बनाओगे, या कह रहा है कि एच डेप्थ नीचे है, तो मान लेते हैं कि एच डेप्थ नीचे है यहाँ से ऐसा, और पानी यहाँ से निकल रहा है इस तरह से. So it's saying a hole is the made on the one of the wall and depth h below the water surface. The water surface the brink से इसका यहाँ से ऐसा है, तो पानी कुछ ऐसे गिरेगा, है ना, और ऐसे गिरेगा. तो हमसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि इसका रेंज क्या होगा, कि क्या रे सर, ये तो प्रोजेक्टाइल आ गया यहाँ बच्चों, प्रोजेक्टाइल ही आ गया. तो बहुत आसान है. h अगर ऊपर से है तो नीचे से कितना है, कैपिटल H माइनस एच, यही ना. और हम जानते थे कि इसको कवर करने में कितना समय लगता था, H माइनस एच इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, यही, क्योंकि वो तो वेलोसिटी क्या है, क्योंकि हॉरिजेंटली जा रहा है, इसका तो मोमेंट कैसा होना है, वर्टिकल. तो हॉरिजेंटल को वर्टिकल से मतलब नहीं होता था, प्रोजेक्टाइल में खूब देखा ऐसा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा, वही उसको पकड़ के ला रहा होगा, ये इधर जाना चाह रहा होगा, तब इसका पाथ पैराबोलिक बना है. तो टाइम इसको हिट करने में, यहाँ पे हिट करने में कितना लगा होगा, 2 टाइम्स ऑफ h माइनस एच ओवर जी स्क्वायर रूट, ऐसा, t इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस एच ओवर जी. तो ये रेंज आ गया. ठीक है. रेंज नहीं, अभी टाइम आया. तो वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी तो हम जानते थे अंडर रूट 2gh, क्योंकि h होल नीचे की तरफ है. ठीक. तो अब उसके लिए रेंज जो चाहिए, तो रेंज के लिए मतलब x कंपोनेंट के लिए क्या जानते थे, v इंटू टी, क्योंकि उधर एक्सेलरेट करता ही नहीं था. प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक सब खूब जम के सीखे हैं. तो बस आपको रेंज के लिए क्या करना होगा कि अंडर रूट 2gh स्मॉल h, और टाइम के लिए अंडर रूट 2h माइनस एच ओवर जी. तो ये जी से जी कैंसिल हो गया क्या, तो रूट टू, तो बाहर कितना निकला 2, और यहाँ से h इंटू एच माइनस एच, ऐसा. तो ये रेंज का वैल्यू आ जाएगा. तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करके डायरेक्ट भी चीज़ें को देख सकते हैं. तो 2h माइनस एच, ये तो हो गया. लेकिन अभी भी पूछ रहा है रेंज इज मैक्सिमम, सेकेंड पार्ट में, एट व्हाट वैल्यू ऑफ h दिस रेंज इज मैक्सिमम. अब तो मैक्सिमम रेंज है तो किसी एंगल पे निकलता था प्रोजेक्टाइल में, हम ऐसा जानते थे ना कि प्रोजेक्टाइल में ऐसा होता था और थीटा 45 डिग्री होता था, तो बोलते थे. लेकिन ये तो ग्राउंड से एंगुलर है नहीं, ये हॉरिजेंटल वाला है और उसमें h डिपेंडेंट है. तब क्या किया जाए, तो तब डिफ्रेंसिएशन के शरण में चलते हैं, और r इज वेरिएशन विद द h. मैक्सिमा मिनिमा में सब देखते होंगे ना कि 2 टाइप का वेरिएबल होता था, मतलब कि एक के चलते दूसरा अगर हो रहा होगा तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करके उसका क्रिटिकल पॉइंट लेकर आ जाते हैं. तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसमें कितना क्या है, h इंटू कैपिटल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h स्क्वायर. सो dr ओवर dh अगर करेंगे तो 1 बाई रूट h कैपिटल H माइनस h स्क्वायर इंटू, अब h को डिफ्रेंशिएट मतलब उसके अंदर वाले को चैन रूल लगाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा h, और h स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2h. इस तरह का, सिंस से मैक्सिमम होगा, इसका रेंज मैक्सिमम होगा, तो हम इसको यहाँ पर शून्य बोल सकते हैं क्या. तो जब शून्य होगा तो पूरा ये शून्य हो जाएंगे, तो h माइनस 2h इक्वल टू शून्य होगा. तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h बाई 2. तो बिल्कुल उसको आधे पे होल बनाना पड़ेगा. यहाँ पर ये जो होल यहाँ पर है तो बिल्कुल आधे पर बनाना पड़ेगा कि h का वैल्यू h बाई 2 होगा, तब उसको मैक्सिमम रेंज मिलेगा. ज़्यादा ऊपर बना देगा तो ग्रेविटी उसको पुल करके इधर ही गिरा देगा. h से ऊपर बनाएगा तो यहाँ पर बनाएगा तो इस तरह से निकलेगा, नीचे बनाएगा तो ऑब्वियसली वो पास में ही आ जाएगा. तो समझ में आया बच्चों. तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्योंकि अंदाजे पर ही, मतलब कुछ ऐसा भी होता है 1-2 क्वेश्चन कि जो अंदाजे पे भी लगा ले, जो सब कोई करता हो.
भाई जो भी आया है एग्ज़ाम देने तो उसको इंगेज रखना है ना, तो ऐसा क्वेश्चन एक आध दे दो कि भाई वो अपना पढ़कर इमेजिनेशन विजुलाइज करते रहे, ये सब नहीं पता हो और उसमें अपना वो काम कर जाए। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम रेंज होगा तो कहाँ पर उसको होल बनाना पड़ेगा, h इक्वल टू कैपिटल H/2 पर बनाना पड़ेगा। हाँ, अभी क्या कह रहा है, कैन होल बी मेड एट अनदर डेप्थ सो दैट द सेकेंड स्ट्रीम हैज़ द सेम रेंज। अगर मैक्सिमम रेंज के लिए बात करेंगे तो भूल जाइए, वो तो नहीं होगा। सेकेंड रेंज के लिए आपको करना है तो मतलब कि सेम रेंज अगर है तो उसमें आपको क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, वहाँ से स्क्वायर करिए। तो अगर सेम रेंज के लिए है तो इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खुशबू आ रहा है ना एच में। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इसी को जो मैक्सिमम मिनिमम लगाकर आर स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर माइनस एच इंटू एच प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ से जो h का वैल्यू होगा वो h प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो h स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर ओवर 2 ऐसा। तो अच्छा, उसमें भी आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि h इक्वल टू 2r, मतलब कि शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। h स्क्वायर इज ग्रेटर देन द 2r से उसका इक्वल होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 उसका h का वैल्यू आ रहा है, तो सेम रेंज आपको लेकर आना है तो डिफरेंट h पर, तो एक वही मिलेगा जब h का वैल्यू h/2 होगा तब हमारा ऐसा होगा। ठीक, तो उस केस में अगर सेम अगर होगा तो वो इक्वल रूट आने लगेंगे जो कि h/2 के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब r का वैल्यू अगर यहाँ से शून्य करते हैं तब क्या होगा, तब ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आया बच्चों। तो जो उसका पूछा था कि द होल कैन बी मेड द अनदर डेप्थ सो दैट द सेकेंड स्ट्रीम एज द सेम रेंज, तो कहे कि नहीं, अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो वहीं पर बनाना होगा। हाँ, इसमें हम कर सकते हैं ऊपर नीचे, मैक्सिमम यहाँ से करेंगे तो कुछ नीचे और यहाँ से करेंगे तो कुछ उधर, तो वही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पर जो बनाया है उसी को इंडिकेट कर रहा था ये वाला। यस, पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल पाइप line carries the water in the streamline flow. A point along the pipe where the cross sectional area is 10 centimeter square. ठीक है, and the water velocity 1 meter per second and pressure is that where is the 200 pascal. What is the pressure at another point where the cross sectional area is 5 centimeter square. तो क्या कि अच्छा ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह का। अच्छा, पूरा आधा नहीं हुआ क्या, ऐसा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्लो हो रहा होगा और यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर है कुछ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ का प्रेशर है कुछ हमारे पास 2000 पास्कल और एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है बच्चों। मतलब H1 और H2 इक्वल है। तो पूछा जा रहा है कि हमसे कि प्रेशर बताइए इस पॉइंट का क्या होगा। तो बस बर्नौलीज को याद करते हैं और हमारा काम अपने आप होने लगेगा। तो बर्नौलीज क्या बोलता है, P1 तो 200 प्लस रो वाटर है तो 1000 लिख देंगे। यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू प्रेशर चाहिए दूसरे जगह का प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। V2 मिसिंग है लेकिन एरिया गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेकर आया जाए। A1 V1 इक्वल टू A2 V2, फटाफट आंसर दे देगा। A1 है हमारा 10, उस समय का वेलोसिटी है 1 और A2 है उस समय का 5। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दोनों जगह है इसीलिए मैंने चेंज नहीं किया, इट विल बी कैंसिल आउट। तो V2 का वैल्यू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर पुट कर लिया जाए, तो जैसे ही पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 तो जितना है रहने दो, 1/2 रो 1 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये निगेटिव होगा ना। तो बच्चों ये 2000 प्लस 1/2 रो 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू योर पी, ऐसा होगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, और वहाँ से 1000/2 इज 500, तो 5000 इंटू 5000 नहीं 500, क्योंकि डेंसिटी का वैल्यू 1000, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000, 1000/2 इज द 500, और 500 इंटू वहाँ से -3 करेंगे तो -1500। तो फाइनली 2000 माइनस 1500 इक्वल टू पी। तो यहाँ से पी का वैल्यू कितना आ गया 500 पास्कल, ठीक है। तो जो उस पॉइंट पी का जो प्रेशर है इट वुड बी 500 पास्कल, तभी ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि लिक्विड इज केप्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल विच इज द बीइंग द रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, द लिक्विड रेस्ट द एट द साइड if the radius of the vessel is 0.05 meter and speed of the rotation is 2 rps. Find a difference in the height of the liquid at the center of the vessel at the end and its side. अच्छा, ये आपको कब मिल गया? कह रहा है कि liquid is the kept in the cylindrical vessel which is being rotate about the axis raised up the side if the radius of the vessel is 0.05 meter. मिक्स हुआ है क्या कुछ, क्योंकि तो इधर का नहीं है बर्नौलीज का। ऐसे बच्चों ये बता देता हूँ, इधर का नहीं है। वाटर फ्रॉम द टैप इमर्ज वर्टिकली डाउनवर्ड, नहीं ये बोला था ना। ए लिक्विड केप्ट इन द सिलेंड्रिकल वेसल विच इज द बीइंग द रोटेट अबाउट द एक्सिस, द लिक्विड रेस्ट द ऑल द एट द साइड इफ द रेडियस ऑफ वेसल इज 0.05 मीटर एंड स्पीड ऑफ रोटेशन इज 2 rps। तो rps है तो उसका 2 rps, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई f, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई रेड पर सेकेंड, ऐसा कि फाइंड अ डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ द वेसल एंड इट्स साइड, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस जो होगा रो जी एच, और इसके चलते जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा मतलब फोर्स तो लग रहा होगा उसमें एम ओमेगा स्क्वायर, और वॉल से जो प्रेशर देता है तो हाफ या एम वी स्क्वायर, और उसमें एरिया से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको मास को कुछ उसको लिख पाएँ तो हमारा काम बन जाना चाहिए, ठीक है। पहले तो इसका एक फिगर ऐसे देख लेते हैं कि देखो ये कुछ इस तरह का ऐसा होगा, और जब इसको जब रोटेट कर रहे होंगे ओमेगा से तो लिक्विड कुछ ऐसे होगा। तो अगर बर्नौली को लगाए तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का ऐसा होगा। तो यहाँ से P1 माइनस P2 उस साइड से अगर करेंगे, और 1/2 रो V2 माइनस V1 वी स्क्वायर ही मान लीजिए, क्योंकि एक तरह से तो उसका 0 होगा। तो रो जी एच इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। क्या मांगा था उसमें कि द हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर, वो प्रेशर का ही खेल है कि हाफ रो जी वे स्क्वायर कहाँ से आया, तो बाई 2g। तो एक तरह से ये उसका वही हेड ही मांग रहा है क्या, वेलोसिटी हेड। तो वी स्क्वायर, वी की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चों उसका वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर, और रेडियस इज द 0.05 का स्क्वायर 2 इंटू 10। तो यहाँ से 10 से पाई स्क्वायर को गायब कर सकते हैं, और यहाँ से 16 तो कितना हो गया 8, और यहाँ से 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4, तो 200 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 इतना मीटर
तो 2 सेंटीमीटर रेज करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये भी प्रीवियस ईयर कहीं आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि वाटर इज फ्रॉम द टैप इमर्ज द वर्टिकली डाउनवर्ड विद द इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैप इज 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर एंड दैट फ्लो इज द स्टडी। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रीम 0.1.5 मीटर बिलो द टैप। इसमें क्या कर रहा है कि वाटर फ्रॉम द टैप इमर्ज द वर्टिकली डाउनवर्ड with the initial speed 1 meter per second. Assume that the pressure is constant throughout the stream of the water. So at what flow of is the steady? At what is the cross sectional area of the stream? What is the cross sectional area of the stream? 0.51 meter below the tap. तो उसमें हम अगर एरिया A1 V1 अगर देखते हैं और कह रहा है कि प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम ऑफ द वाटर एंड दैट द फ्लो इज स्टडी। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये हो रहा है कि कह रहा है कि वाटर फ्रॉम द टैप इमर्ज द वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर बर्नौलीज को याद किया जाए और उसमें क्या बोला, एज्यूम दैट द प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो यहाँ से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच एक कांस्टेंट है, तो इस वाले को तो 0 भेज देते हैं क्योंकि कोई इसका डिफरेंस नहीं होगा। तो 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, इस तरह का कुछ होगा। रो को अपने घर भेज दीजिए। तो 1/2 V1, तो उस समय का स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, जिसको 1 स्क्वायर कर लेते हैं। जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और H1 माइनस H2 को इधर भेज दीजिए। तो H1 माइनस H2 का उसका डिफरेंस कितना है, 0.15 इक्वल टू 1/2 V2 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा। तो V2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो जो कि यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो सिंपल है। तो इसमें फिर आपका V2 आ गया, वहाँ पर एरिया मांगा हुआ है ना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी काम के लिए आता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो उस समय का एरिया क्रॉस सेक्शनल कितना है, 10⁻⁻4 और V1 वेलोसिटी 1 है, A2 अभी जो लाएं और उस समय का आपको मतलब सॉरी V2 2 है और A2 चाहिए। तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10⁻5/2। तो यहाँ से देखेंगे 5 इंटू 10⁻⁻4 है ना। इसका वैल्यू -4 है, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड ऐसा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया? तो अगर आया तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वाटर फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप इज वेरिंग एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द रेट ऑफ 10 क्यूबिक पर मिनट। ठीक है, तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ पाइप इज 10 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान पूछ लिया बच्चों। इसमें क्या कर रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ही गिवन है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और उसके पहले क्या होता है, वॉल्यूम बाई टाइम, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वॉल्यूम इंटू टाइम, तो 10 क्यूबिक पर मिनट है, बस खाली उसी का अंतर है। तो मीटर क्यूब में तो है, मिनट को बदलना पड़ेगा 60 सेकेंड, और वहाँ से आपको डिटरमाइन द वेलोसिटी। तो उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 0.01 वेलोसिटी v आ जाएगा। तो इसमें जो v का वैल्यू देखेंगे तो 1/6 पाई 0.01। तो इसको जब आप करेंगे कुछ 100/6 पाई, यही बनेगा ना, 1/6 हुआ तो 100/6 पाई, तो 100 6 पाई 6 3 जा 18.84 ऑलमोस्ट 19। तो 5 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 2 3 ऑलमोस्ट 3 बोल दीजिए, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो आया होगा तो लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद कि वाटर फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप हुज द इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एट स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज इमर्ज एट द स्पीड ऑफ द 4 मीटर पर सेकंड। तो भी एकदम आसान सा आपको मिल गया। उसमें क्या कर रहा है कि वाटर फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप हुज द इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर और स्पीड है तो कुछ इस तरह का होगा। इंटरनल डायमीटर 2 मीटर है और व्हाट शुड बी द डायमीटर, तो स्पीड इसका बढ़ रहा है क्या, 1 से 4 हो रहा है, तो ज़रूर वो कम हो रहा होगा ऐसा। इस समय का यहाँ पर स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर है 4 मीटर पर सेकंड। अगर बर्नौलीज इक्वेशन से पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही लगा लीजिए, वही दे देगा A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो A1 कितना है, इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर पहले वाले के लिए, तो पाई 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, उधर भी सेंटीमीटर मिलेगा या व्हाट शुड बी द डायमीटर, तो आंसर भी डायमीटर में सेंटीमीटर में दे देंगे। और V1 है 1, A2 है पाई R स्क्वायर और V2 है 4। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और यहाँ से R स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 1/4 होगा और R का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर चाहिए तो D इक्वल टू 2R, तो 2R करेंगे तो इधर से कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो समझ में आया, समझ में आया तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट करेक्ट, एट व्हाट स्पीड विल बी द वेलोसिटी हेड ऑफ द स्ट्रीम ऑफ वाटर बी 40 सेंटीमीटर। तो अभी इसके लिए इसी के लिए बताया था, ये जो वेलोसिटी हेड है तो उसके लिए आपको बताया था ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द उसका कितना होता है 1/2 रो वी स्क्वायर। अब रो जी से अगर आप डिवाइड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली ये डिफाइन होता है रो जी, तो यहाँ से h होगा और यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर ओवर रो जी। तो रो से रो कैंसिल हो गया, तो h का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2g। तो वेलोसिटी हेड इस 40 सेंटीमीटर, तो आंसर भी 4 सेंटीमीटर, तो 0.4 कर लेते हैं। वी स्क्वायर 2g का वैल्यू 10 ले लीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर होकर 8 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 2√2। तो 2√2 का मतलब 1.141, तो कितना हो जाएगा 2.82 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी हेड द स्पीड ऑफ विल द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम जब 40 सेंटीमीटर का होगा तो इतना स्पीड होगा उस समय का। नेक्स्ट देखिए करें कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द 1 kg ऑफ द वाटर एट द पॉइंट वेयर द प्रेशर इज 2 gf मिलीमीटर, वेलोसिटी इज दिस एंड हाइट इज दिस, इज द ग्राउंड लेवल। देखो टोटल एनर्जी जैसे वो बोल रहा है तो उसमें P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस हाइट इज रो जी एच, इस तरह का होगा। तो प्रेशर एनर्जी के लिए प्रेशर कितना वो दे रखा है 20 ग्राम है, तो ग्राम हुआ तो 1/1000 करना पड़ेगा केजी में लाने के लिए। फोर्स है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिलीमीटर है तो 10⁻⁻⁻⁶ ये कुछ आएगा, प्लस हाफ रो 1000, वेलोसिटी कितना है 0.1 का स्क्वायर तो 0.01, रो जी एच अगेन 1000, जी का वैल्यू 10 और हाइट है 0.5। तो ये जो लिखा हुआ था समझ में आया क्या था, 20 ग्राम फोर्स पर मिलीमीटर स्क्वायर। बेसिकली एक ग्राम फोर्स इज द योर न्यू डाइन के लिए था, तो उसको लेकर आया, ग्राम को चेंज किया 1/1000 और फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किए तो 10⁻⁻, यहाँ से 3 हो गया तो 20 -3 तो ऊपर जाके +3 हो गया, तो 2 × 10⁻5 और यहाँ से एक 5 और यहाँ से कितना आ गया
5000, तो टोटल कितना आ जाएगा? तो इसको 0 0 0 लगाइए और यहाँ से 5005, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 205005 जूल। तो टोटल एनर्जी इसका इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आया होगा। तो अगर आया है तो लिख लीजिए फटाक से, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करें कि द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर इज अटैच टू द क्लोज्ड पाइप इज दिस एंड ओपनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द पाइप द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर इज द रिड्यूस टू 3 × 10⁵ कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप। तो देखिए वहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले प्रेशर कितना था, अगर पाइप ऐसा है, इस समय का प्रेशर है कुछ 3.5 × 10⁵ और इस समय का प्रेशर कितना है 3 × 10⁵। तो कैलकुलेट द स्पीड, तो सेम अगर हॉरिजॉन्टल पाइप और बोल रखा होगा, नहीं है तो मान लेंगे क्योंकि गिवन ही नहीं है उसके बारे में। तो चेंज इन प्रेशर कितना हो रहा है, P1 - P2 इक्वल टू 1/2 रो V², यही होगा। ठीक, रिड्यूस टू दिस द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग एट द पाइप। क्लोज्ड पाइप है, ये क्लोज्ड पाइप है, तो उसका क्या होगा कि जो इधर वाला का जो वेलोसिटी होगा पहले वाले में, उसका वो रुका हुआ होगा। तो प्रेशर डिफरेंस जो जितना मिलेगा वेलोसिटी के लिए, मतलब नहीं समझ में आया तो ऐसा P + ½ रो V1² करेंगे ना, इक्वल टू P2 + ½ रो V2²। तो क्लोज्ड पाइप है तो इसमें मूव करेगा नहीं, और P1 - P2 का डिफरेंस यहाँ दे रखा है। तो देखिए यहाँ से 3.5 है, 3 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 3.5 - 3 is 0.5, तो 0.5 × 10⁵ इक्वल टू 1/2 रो। वाटर है, मस्ट बी द वाटर। आ जाओ भाई, वाटर 1000 एंड V²। तो ये 0.05 जो वैल्यू है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से 10⁻² इक्वल टू V²। तो जो V का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो ये बात समझ में आया क्या, 2 मीटर/सेकेंड। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा कि फुल्ली लोडेड बोइंग 747 ऑफ मास 3.3 × 10⁵ kg टोटल विंग एरिया इज दैट मच, इट इज़ द लेवल ऑफ द फ्लाइट, लेवल फ्लाइट मतलब हाइट उसका 0 होगा, विद स्पीड ऑफ 960 km/h। तो 960 km/h को तो पहले मुहूर्त में 5/18 कर लीजिए, तो इसका 267 मीटर/सेकेंड आएगा। तो काफ़ी जल्दी भाग रहा है। तो एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेस ऑफ द दिस। तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा बच्चों, P1 - P2 तो चल ही रहा होगा, उसके चलते उसका वेट कितना है इतना, और उसका एरिया कितना है 500 मीटर² टोटल विंग एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया से काम चला लीजिए। तो 3.5 G का वैल्यू 9.8 लेने के लिए कह रहा है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, 10 ही लेंगे, और 500 उसका करेंगे मीटर²। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 0 को तो एक तो खा गया ये, और एक 0 को यहाँ से 10⁻⁴ बना दिया 4, और इसमें से अभी करेंगे तो 3.5/5 इज द 0.7, तो 7000 पास्कल उसका प्रेशर होगा। एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द एयर। तो वो इसका ये पार्ट है बच्चों। बी पार्ट वाला इसका देखिए, तो बी पार्ट के लिए क्या होगा कि चेंज इन प्रेशर तो आप देख ही रहे होंगे, और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो 1/2 रो V1² - V2², ऐसा। तो 1/2 रो V1 - V2 ऐसा कर सकते हैं, और V1 + V2 ये जो A² - B² के लिए है, तो 1/2 रो, तो इसके वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, तो उसको डेल्टा V कह लीजिए, और V1 + V2 का वैल्यू एक तरह से V एवरेज कह लीजिए, जो उसका स्पीड है, और प्रेशर डिफरेंस तो अभी लेकर कुछ आए थे 7000। तो उसको करने के लिए आपसे पूछा कि फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द देयर वेलोसिटी, तो V एवरेज का एक मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा V एवरेज इक्वल टू 2000 अपॉन एयर का डेंसिटी कुछ गिवन है 1.26 है शायद,
1.2 है और अच्छा है, आसान रहेगा वो। 1/2 7000 है ना, अच्छा वहाँ से 1 दिखाई दिया, 7000 है ये, 7002 और वी एवरेज 267 इंटू 267 और डेंसिटी 1.2 डिवाइड कर ही दिया। तो जब इसका वैल्यू लेकर आएंगे डेल्टा वी ओवर वी एवरेज का, तो ये कुछ आएगा 0.08, तो मतलब 8% का इसमें डिफरेंसेस होगा ऐसा। ठीक, तो ये बात समझ में आया, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इसको फटाफट इसको बता दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, म्यूट करके वॉइस करके, जैसे भी वॉइजल नहीं और उसका यूनिट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो सरफेस टेंशन की तरफ चलेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।